हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्पटन इफेक्ट की बात खत्म कर ली थी। आज उसी कंटिन्यूएशन में हमें एक अगला टॉपिक समझना है, दैट इज द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से पहले कैसे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस तक पहुंचे थे, इस हाइपोथेसिस तक पहुंचे थे कैसे, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव जो कि आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। तो कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव को डेवलप किया गया, उसको हम थोड़ा समझ लें, उससे थोड़ा सा आसानी रहेगी चीज़ों को समराइज करने में। ऑलरेडी क्या था हमारे पास एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया था आइंस्टीन का दिया हुआ, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि ये इफेक्ट उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो उन्होंने फोटोन का कंसेप्ट दिया था, दैट वाज समथिंग विच इज मतलब माइंड ब्लोइंग किस्म का एक आइडिया था। उनका ये कहना था कि जो वेव नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर है, जो कि कंटिन्यूटी जिसमें दिखती है, असल में यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ एक डिस्क्रीटनेस होती है। तो जो हम एक वेव कह रहे हैं, उसके पास वेव मतलब एक कंटिन्यूअस बिहेवियर कह रहे हैं, असल में वहाँ एक डिस्क्रीट या एक पार्टिकल बिहेवियर होता है। तो आइंस्टीन ने एक आइडिया दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम फोटोन के फॉर्म में माने और हर फोटोन की एनर्जी अगर हम एच न्यू के ऑर्डर से अगर हम सोचें, तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत आसानी से, बहुत ही प्रेम के साथ उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट को कोई लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। बट उसके लिए आपको लाइट को एज अ फोटोन मानना पड़ेगा, एज अ पार्टिकल नेचर का बना हुआ मानना पड़ेगा। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो था, उस कॉम्पटन इफेक्ट को हम मान सकते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट इसी फोटोन के कॉन्सेप्ट का एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था। हालांकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उसका एक एविडेंस था, बट कॉम्पटन इफेक्ट एक अलग तरीके से वो एक एविडेंस था जो कि फोटोन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये आप मान सकते हो कि इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एक पार्टिकल जैसा बिहेवियर है। तो इसको हम एक तरह का डुअलिज्म कहते हैं, एक डुअल बिहेवियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक केसेस में एज अ वेव की तरह बिहेव कर रही है, दूसरे केस में वो एज अ पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। वेव की तरह बिहेव कर रही है, इसके एविडेंस क्या है भाई? इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है। इन सारी घटनाओं को अगर हम फोटोन का कॉन्सेप्ट लेके माने तो हम उस तरह से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेव नेचर तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इनको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, देन यू हैव टू कंसीडर द पार्टिकल बिहेवियर। अब चूंकि रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सपेरिमेंटली हम इन दोनों तरह के इफेक्ट को देख सकते हैं, तो इसका मतलब है लाइट के पास ये डुअलिज्म है, पहले से है। अब जरा सा और समझ लें, आप ये समझ लीजिए कि जो एनर्जी है ये दोनों ही जगहों पर होती है। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्रूव किया था, इस बात को उन्होंने लोगों को एग्री करा ले गए थे कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। जहां मास है वहां एनर्जी है। जैसे कोयला जलता है तो एनर्जी हमें मिलती है, पेट्रोल जलता है तो हमें एनर्जी मिलती है। तो मास से एनर्जी कन्वर्जन होता है और एनर्जी से मास का भी कन्वर्जन हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक फिनोमिना होता है जिसको हम नाम देते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब किसी हैवी न्यूक्लियस के बगल से एक एनर्जेटिक फोटोन निकलता है, तो वो फोटोन इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फोटोन की एनर्जी इस तरह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मास के फॉर्म में अपीयर होती हुई दिखाई पड़ती है। तो एनर्जी जहाँ मास है वहाँ एनर्जी है, और वेव एनर्जी का फॉर्म है, ये तो हम शुरू से ही पढ़ते जाते हैं। तो एक पार्टिकल के साथ क्या होता है, पार्टिकल जहां मास होता है, असल में उसको हम मान सकते हैं वो एक लोकलाइज्ड एनर्जी है। वो एक ऐसी एनर्जी है जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन में कंसाइज है। जैसे अगर हमने कहा ये पार्टिकल है तो इसका अपना मास होगा, इसका अपना आप मान सकते हो एंगुलर मोमेंटम होगा, इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये पूरी स्पेस में एनर्जी एक पर्टिकुलर जगह पर लोकलाइज्ड है। तो इसको हम पार्टिकल कहते हैं। वेव क्या होती है? वेव के अंदर भी एनर्जी होती है, लेकिन वो अनलोकलाइज्ड होती है। ओके, अनलोकलाइज्ड होती है। तो जैसे अगर हमने कहा ये वेव है, तो वेव की एनर्जी किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हम डिफाइन नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि वेव की एनर्जी एक रेंज में फैली हुई है। तो वेव की इस तरह की प्रॉपर्टी कौन है? लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी है,
वेवलेंथ है, फेज है। तो ये सारी प्रॉपर्टी वेव जो कि एक अनलोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है उसको एक्सप्लेन करने में इस्तेमाल होती हैं। और मास, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, ये सारी चीजें एक लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी पार्टिकल को एक्सप्लेन करने में इस्तेमाल होती हैं। तो अब आपको लोकलाइज्ड और अनलोकलाइज्ड कॉन्सेप्ट के टर्म में आपको समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेव। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एक फिलॉसफी का सिद्धांत है कि प्रकृति जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो नेचर लव्स सिमेट्री, ये एक सिद्धांत है जो कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोगों ने देखा है। तो नेचर लव सिमेट्री, प्रकृति ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, मोटे मोटे तौर पे मान सकते। तो जब उसने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया तो उसने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन दो हिस्सों में किया। एक वो हिस्सा था जो कि लोकलाइज्ड फॉर्म में था। ओके, तो लोकलाइज्ड फॉर्म में था यानी कि जहां हमें पार्टिकल दिखा, मास दिखा। एक उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया अनलोकलाइज्ड फॉर्म में यानी कि जहां पर वेव दिखा। अब वेव में हम एक बात कर लेते हैं, लाइट वेव की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक सेक्शन है लाइट वेव, तो लाइट वेव की बात करते हैं। तो लाइट के साथ नेचर ने क्या किया? लाइट के साथ नेचर ने इंटरफेरेंस के फिनोमेना को जोड़ा, डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को जोड़ा, पोलराइजेशन के फिनोमेना को जोड़ा, और इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हम वेव कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसी लाइट के साथ उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एसोसिएट, कॉम्पटन इफेक्ट को भी नेचर ने इसके साथ एसोसिएट किया, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें इसका पार्टिकल बिहेवियर मानना पड़ा। तो इस तरह से हमने देखा जो ये अनलोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का है, यानी वेव जो था उसके पास एक डुअल नेचर है, उसके पास एक डुअलिज्म है। आइंस्टीन ने इस डुअलिज्म को एक्सप्लोर किया। अब बात आती है दूसरी तरफ। अब डिब्रॉय जो थे वो कहते हैं कि भाई अगर नेचर ने सबके साथ न्याय किया है, न्याय करती है, तो क्या पार्टिकल जिसको हम लोकलाइज्ड फॉर्म मान सकते हैं, क्या उसके पास वेव नेचर नहीं होना चाहिए? एज पर द रूल नेचर लव सिमेट्री, यहाँ पर भी एक वेव नेचर होना चाहिए। ये डिब्रॉय का एक कॉन्सेप्ट था, एक हाइपोथेसिस थी, उनका विश्वास था नेचर के रूल के ऊपर कि जिस तरह से हमने वेव के पास डुअलिज्म देखा है, वेव के पास ये प्रॉपर्टी डुअलिज्म की पाई है, वैसे पार्टिकल के पास भी इस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उन्होंने इस चीज को कैसे कंसेप्टलाइज किया? अपनी पीएचडी थीसिस में डिब्रॉय कहते हैं कि कोई भी मूविंग, मतलब एक कुछ शर्त है कि एक को मूविंग मटेरियल पार्टिकल मतलब जो लोकलाइजेशन वाली बात कर रही है, तो मूविंग मटेरियल ऑब्जेक्ट हैव वेव कैरेक्टरिस्टिक। तो जो हमारे पास मूविंग मटेरियल पार्टिकल ऑब्जेक्ट हैं उनके पास एक वेव कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये जो वेव कैरेक्टरिस्टिक होती है इसको बाद में कहा गया डिब्रॉय वेव। और क्योंकि हम इन पार्टिकल को मैटर कहते हैं, तत्व कहा जाता है, इनको तत्व कहते हैं, इसीलिए इन वेव को भी नाम दिया गया मैटर वेव। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट करते हैं डिब्रॉय, और वो कहते हैं कि जो मटेरियल होते हैं, जो लोकलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल नेचर है, उसके साथ मूविंग जब वो कंडीशन में होता है तो उसके साथ एक वेव नेचर आ जाता है। जिस समय ये आइडिया आया उसको बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत लोगों ने इसको मतलब कह रहे कहाँ से एकदम से आप आउट ऑफ नथिंग आप कुछ कहना शुरू कर देते हो। बट डिब्रॉय वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस आइडिया, और धीरे धीरे कुछ लोगों को कन्विंस भी कर रहे थे। अब लकीली देखिए 1924 में डिब्रॉय का ये आइडिया आया, और 1927 में ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंटली आप कह सकते हो डेविसन एंड जर्मर जो कि आप कह सकते हो यूएसए में थे, वो कुछ और स्टडी कर रहे थे, उन्होंने एक्सीडेंटली इसका प्रूफ खोज लिया कि नहीं ये तो डिब्रॉय कॉन्सेप्ट का प्रूफ है। और लगभग उसी समय इंग्लैंड में जीपी थॉमसन थे, जो कि जे थॉमसन को आप जानते हैं, जिन्होंने की खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। तो उनके पुत्र थे जीपी थॉमसन। तो जीपी थॉमसन ने इंग्लैंड में क्रिस्टल एनालिसिस कर रहे थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिससे उन्होंने अनवांटेड तरीके से कह सकते हो एक तरह से प्रूफ कर दिया कि डिब्रॉय कॉन्सेप्ट सही है। तो इस तरह से 1924 में ये उथल पुथल मचाने वाला कॉन्सेप्ट आता है, और 1927 में
ऐसे नेचर की साजिश ऐसी हो जाती है कि डेविसन जर्मर कुछ और कर रहे थे, जीबी थॉमसन का कुछ और मोटिवेशन था, और वो उन्होंने एक्सीडेंटली प्रूफ कर दिया कि डिब्रॉय कॉन्सेप्ट सही है। तो बाद में इन सब कारणों की वजह से डिब्रॉय को भी फिजिक्स का नोबेल दिया गया, और डेविसन और जर्मर और थॉमसन ने भी नोबेल शेयर किया आगे आने वाले समय में। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक खास तौर पर जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव कैरेक्टरिस्टिक, एक वेव प्रॉपर्टी आके जुड़ जाती है, और ये जो वेव प्रॉपर्टी होती है इसको हम मैटर वेव कहते हैं। लेट अस डू सम मैथमेटिक्स जो मैटर वेव का है, तो थोड़ा सा हम आपको उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। जैसे अगर हम फोटोन की बात करते हैं, क्योंकि फोटोन की ही बात चल रही है, तो फोटोन की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है। अच्छा, रिलेटिविटी में क्या है? रिलेटिविटी के हिसाब से अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी जो होती है वो इस तरह से होती है, E=P²C² m0² फोटोन के लिए हम कहते हैं कि जो उसका रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। ओके, जस्ट कंसीडर दिस, वी विल डिस्कस समथिंग इन सम डिटेल रिलेटिविटी के जो बचे हुए पार्ट है उसमें। तो इस हिसाब से E की जो वैल्यू हो गई, ये 0 हो गया, तो ये हो गया PC, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो भाई, इस को और इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो तो h न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा PC। नाउ व्हाट यू कैन डू इज दैट कि आप P की वैल्यू निकाल लो, तो P बराबर हो जाएगा h न्यू बाई C। वी ऑल्सो नो दैट C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सो 1 बाई लैम्डा इज न्यू ओवर C। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा h अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन P। दिस इज द ब्यूटीफुल फॉर्मूला गिवन बाय डिब्रॉय इन द फेवर ऑफ हिज हाइपोथेसिस। तो इस पूरी फॉर्मूले की को जरा ध्यान से देखो। लेफ्ट साइड में कौन है? वेवलेंथ, जो कि अनलोकलाइज्ड नेचर को रिप्रेजेंट करता है। वेवलेंथ मतलब समथिंग विच इज स्प्रेड इन द स्पेस, एंड दिस इज द मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास, मतलब वेलोसिटी, मास विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकलाइज्ड कंडीशन, यानी कि पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला निकला जिसके एक तरफ अनलोकलाइज्ड पैरामीटर्स थे जो कि वेव को रिप्रेजेंट करते थे, और दूसरी तरफ लोकलाइज्ड पैरामीटर थे जो कि पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते थे, और बीच में इक्वल टू का साइन है। तो ये इक्वेशन ये सजेस्ट कर रही है कि जो वेव पैरामीटर्स आर इक्विवेलेंट टू द पार्टिकल पैरामीटर। तो इस फॉर्मूले को हम de Broglie रिलेशन कहते हैं वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में, और ये वो कोर मेन कॉन्सेप्ट है जिसको कि de Broglie हाइपोथेसिस, डिब्रॉय हाइपोथेसिस के नाम से हम जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम इसके डिफरेंट वेरिएंट्स को पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मटेरियल पार्ट के लिए मूव कर रहा है, तो उसका क्या होगा, तो हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ते हैं, इस डिफरेंट तरीके से कैसे हम इसको लिख सकते हैं। इसे हमने पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन P, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा है कि हमें मालूम है कि P इज इक्वल टू mv होता है मटेरियल पार्टिकल के लिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv हो जाएगा। ये भी एक दूसरा प्रारूप है इसका जिसको कि हम मान सकते हैं। चलिए इसी को हम मानते हैं, इसी को आगे लिखते हैं। अगर रिलेटिविस्टिक मोशन हो रहा है, रिलेटिविस्टिक अगर मोशन हो रहा है हमारे पास, तो हमें मालूम है कि जो मूविंग मास होता है वो रेस्ट मास के साथ इस तरह के रिलेशन से जुड़ा होता है। तो उस समय हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो लैम्डा हो जाएगा वो h अपॉन mv है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो h अपॉन m0v, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन v² बाई c²। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें एनर्जी के टर्म में, तो हमें मालूम है कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी मूविंग रिलेटिविस्टिकली ऑब्जेक्ट की, उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी का सम होता है। तो टोटल एनर्जी जो होती है उसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी। अब जरा इस नोटेशन को देखते रहिए। वी ऑलरेडी नो दैट कि रिलेटिविस्टिक केस में E जो होता है वो होता है अंडर रूट P²C² m0² c⁴। अब जरा इनको लिख दें एक जगह पर, तो ये हो जाएगा P²C² m0² c⁴ की पावर 1/2
इज इक्वल टू के टाइम एम नॉट सी स्क्वायर, इसमें हमने रखा है यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर यूज किया। स्क्वायर कर दोगे तो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, के कॉमन ले लो तो के प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर लिख रहे हो ना, यहाँ पर ये हो गया। तो पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट के टाइम के प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। अब लेमडा की वैल्यू लिखोगे एच पी, एच अपॉन पी होता है, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी हमारा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम एक अच्छा सा रिलेशन निकाल ले जाएंगे और रिलेशन हो जाएगा के टाइम के प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। ये देखो ये बढ़िया सा रिलेशन हमारे पास आ गया वेवलेंथ को एक्सप्लेन करता हुआ। तो जो मैटर वेवलेंथ है हमारे पास, अगर एक रिलेटिविस्टिकली मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर हमें उसको निकालना है तो भाई ये हमारा उसका रिलेशन है, ये हमारा उसका फॉर्मूला है। आइए कुछ जरूरी चीजें और समझ लें मैटर वेव के बारे में, तो फिर हम आगे फिर अपनी क्लास को खत्म करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। पहला है कि मैटर वेव एक नए तरह की वेव है। मैटर वेव्स आर इंटायरली न्यू काइंड ऑफ वेव्स। इससे पहले हमारे पास क्या थी, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती थी, हमारे पास मैकेनिकल वेव होती थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए मीडियम होना कोई जरूरी नहीं है, मैकेनिकल के लिए मीडियम होना जरूरी है, लेकिन मैटर वेव बिल्कुल नए तरह की वेव है। हालांकि फिजिकल वेव नहीं है, लेकिन हम इनको कई तरीके से, इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए होती है जब हम एटॉमिक लेवल पर चीज़ों को एनालिसिस करते हैं। जैसे आपने देखा है कि जब कोई चार्ज है, कोई भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का कोई भी चार्ज है, अगर वो एक्सिलरेट होता है तो उस एक्सेलरेशन की वजह से उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो किसी एक्सेलरेटिंग चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूवमेंट उसके अंदर मूवमेंट है, तो उसके साथ मैटर वेव भी रहेगी, मैटर वेव की प्रॉपर्टी भी रहेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज कुछ भी हो। अगर वो मूव, अब देखो एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तब एक्सेलरेशन होगा। तो अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। लेकिन अगर v की वैल्यू कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी, लेकिन मैटर वेव होगी। तो मैटर वेव किसके साथ जुड़ा हुआ है, मूविंग इस कंडीशन के साथ। अगर कहीं मूवमेंट है ऑब्जेक्ट का तो उसके साथ मैटर वेव आके जुड़ जाएगी। ये नियम है, ईश्वर का नियम है, भगवान का नियम आप कह सकते हो, लॉ ऑफ नेचर है। ओके, अच्छा एक और चीज है, आप ऐसे समझ लो कि क्या ऐसा हो सकता है, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है बच्चों, हम समझाने जा रहे हैं आपको। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एट द सेम टाइम एक ही बार सेम एक्सपेरिमेंट में एक कोई एक्सपेरिमेंट करें और उस एक्सपेरिमेंट से हम उसके पार्टिकल बिहेवियर को भी देख लें और उसके वेव बिहेवियर को भी देख लें। यानी एक अकेला एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसमें हम लाइट का पार्टिकल बिहेवियर भी जान जाएं और वेव बिहेवियर भी जान जाएं, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव बिहेवियर भी हम देख लें और पार्टिकल बिहेवियर भी देख लें। क्या ऐसा कोई एक एक्सपेरिमेंट संभव है? तो यहाँ पर आते हैं बोहर, वही बोहर जिनका एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है। बोहर यहाँ पर आते हैं और एक बड़ा ही जबरदस्त खलबली पैदा कर देने वाला प्रिंसिपल प्रस्तुत करते हैं, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। बड़ी अच्छी सी स्पेलिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कहता है कि एक ही समय में एक ही एक्सपेरिमेंट से हम वेव और पार्टिकल एस्पेक्ट देख नहीं सकते। तो अगर इसका एक मतलब ये है कि जो पार्टिकल है, जिसको हम कह रहे हैं कि पार्टिकल जिसके पास वेव बिहेवियर है, तो किसी समय या तो ये पार्टिकल बिहेवियर रखेगा या तो ये वेव बिहेवियर रखेगा, एक साथ दोनों बिहेवियर इसके साथ नहीं रह सकते। जैसे आप लोगों ने स्पाइडरमैन
मूवी देखी है, शक्तिमान देखा, तो शक्तिमान में या तो व्यक्ति एक समय में गंगाधर बना हुआ है या तो वो एक समय में शक्तिमान बन गया। ऐसा नहीं है कि एक ही समय में व्यक्ति गंगाधर भी हो शक्तिमान भी है। अब गंगाधर मतलब एक लो प्रोफाइल वेव नेचर, शक्तिमान मतलब एक हाई प्रोफाइल थोड़ा सा पार्टिकल नेचर, तो दोनों एक साथ नहीं दिख रहे हैं ना। जब गंगाधर का रूप त्यागता है तो शक्तिमान के रूप में रहता है, जो शक्तिमान का रूप त्यागता है तो गंगाधर के रूप में रहता है। यू कांट ऑब्जर्व both the behavior simultaneously same time in the single experiment. No, this is not possible. इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, और ये बहुत ही यूनिक प्रिंसिपल है। क्वांटम बिहेवियर को, क्वांटम नेचर को दिखाने वाला एक बहुत ही प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है। बल्कि बोहर ने इस कॉन्सेप्ट को आगे और एक्सटेंड किया था और उन्होंने कहा था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी होती है कई पेयर्स ऑफ क्वांटिटी के लिए होते हैं। जैसे आपसे अगर हम बात करें तो आप किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली नहीं चेक कर सकते। वैसे ही अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पिन लिख रहे हो और स्पिन निकालना चाह रहे हो अलोंग डिफरेंट एक्सेस, तो आप एक साथ नहीं कर सकते। तीसरा, बताया जैसा कि आप वेव बिहेवियर को और पार्टिकल बिहेवियर को एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। चौथा, अगर आप कोई फील्ड मेजर कर रहे हो और साथ ही साथ आप चेंज इन फील्ड को मेजर करना चाहते हो, आप नहीं कर सकते। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं मैं, एंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टी और क्वांटम स्टेट की कोहेरेंस की प्रॉपर्टी को एक साथ आप मेजर नहीं कर सकते। इस तरह से कई है फिजिकल एस्पेक्ट्स में जहां हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी चलता है। अभी तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, समय के साथ साथ जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप इन सारी चीजों को समझते जाएंगे। तो बच्चों, हमने क्या समझा कि वेव नेचर जो होता है, जो मैटर वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो सेम नहीं होती। मैटर वेव नई तरह की वेव होती है और नए तरह की वेव है तो वी रिक्वायर्ड न्यू मैथमेटिक्स। ऑब्वियस सी बात है, वी रिक्वायर्ड न्यू मैथमेटिक्स। अब जो मैक्सवेल इक्वेशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन करने वाली थी वो इसमें नहीं काम कर सकती। हमारी न्यूटन इक्वेशन जो मैकेनिकल वेव को एक्सप्लेन करने के लिए थी वो मैटर वेव में काम नहीं कर सकती। तो भाई मैटर वेव नए तरह की वेव है तो हमें नए तरह की मैथमेटिक्स चाहिए। और कौन लेके आता है ये मैथमेटिक्स? श्रोडिंगर, द सुपरस्टार ऑफ द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ द क्वांटम फील्ड। श्रोडिंगर बिल्कुल नए तरह के मैथमेटिक्स लेके आते हैं और इन्हीं को हम श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशंस कहते हैं, श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत तरीके से आप इसको कह सकते हैं। सो वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ हमें कुछ चीज़ें समझनी है कि हमारे जो वेव ग्रुप है ये क्या होता है, हमारी जो मैटर वेव की फेज वेलोसिटी है ये क्या होती है, फिर हमारा वेव पैकेट क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम निकालेंगे वेव फंक्शन के बारे में और देन वी विल डिस्कस द श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको कुछ सहायता दे रहे होंगे। इफ़ यू थिंक these are helpful then be with us. Have a nice day and take care of yourself.